इतनी सारी बातें, ठीक है। चलिए अब क्या है कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ते हैं। मैंने आपको टेबल भी दिखा दी और टेबल के अकॉर्डिंग इतना ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन सर ये है कि हम किसी भी आवर्त में लेफ़्ट से राइट जाएं, किसी भी आवर्त में सर अगर हम लेफ़्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना। जैसे कि बस एक बता रहा हूँ ना, वरना टाइम हो जाएगा ज़्यादा। जैसे कि हाइड्रोजन 1 है तो हीलियम 2 है, परमाणु क्रमांक क्या सर 2 है। लिथियम का क्या होता है सर 3, तो ये 4 होता है ना। अब देखिए आपको समझाने के पर्पज़ से बस ये 3 4, बोरोन का सर 5, कार्बन का है ना 6 7 8 9 10, नियॉन का 10। अब सर यहाँ से 11 12 बस 13 14 15 16 17 18 है ना, बस इतना बता दो। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं आगे बढ़ें, मूव करें, तो क्या होता है परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर किसी भी समूह में हम ऊपर से नीचे आए, अगर हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तब भी परमाणु क्रमांक बढ़ता ही है। आप देखो 5 था, यहाँ पे 13, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमें मिला ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखी, ठीक। और ये बहुत सारी बातें हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी में जो मेरे पास उसकी प्रवृत्ति है, किस तरह की प्रवृत्ति, संयोजकता क्या होती है। देखिए कुछ पार्ट है जो कि हमें 10th के हिसाब से पढ़ने हैं ना, कि संयोजकता का क्या होता है, ठीक है, और परमाणु के आकार का क्या चक्कर होता है, ठीक है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में। हाँ जी, धात्विक और अधात्विक प्रकृति को लेकर क्या चक्कर है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का क्या मतलब है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हाँ जी, चलिए अब देखो मैं एक एक बात आपको समझा देता हूँ, समझाने के बाद मैं आपको लिखवाता हूँ। हाँ जी, देखिए संयोजकता का मतलब क्या होता है कि कोई भी तत्व किसी तत्व से कितने तत्वों के साथ संयोग करता है, उसे हम बोलते हैं सर संयोजकता, ठीक है। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसकी संख्या पर निर्भर करती है संयोजकता। तो अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ संयोजकता 1 होगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो लिखा है ना, अब इस IUPAC नियम का हम यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट है लिखा है, ठीक, इसका मतलब कि इस तत्व के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस समूह के बाह्यतम कोश में, इस समूह के तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बताती है संयोजकता को, है ना। यानी कि सर जो ये फर्स्ट वाला समूह है ना, इन फर्स्ट वाले समूह के तत्वों की संयोजकता 1 होगी। हाँ जी, ठीक है, बात समझ में आता है सर। इसी प्रकार सर सेकेंड डे, तो सेकेंड डे का मतलब ये है कि इस समूह में जो तत्व है उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सर इस समूह के तत्वों की संयोजकता 2 होगी, है ना। तो क्लियर है। तो जो 9th क्लास में बहुत चीज़ें डाउट होती थी ना कि वैलेंसी इसकी 1 है 2 है 3 है कैसे हो जाती है, ठीक, तो यहाँ से हम पता करते हैं, ठीक। यानी कि S ब्लॉक में जो फर्स्ट A जो पहला समूह है उसकी संयोजकता 1 होती है, और जो दूसरा समूह है इन सभी तत्वों की संयोजकता 2 होती है, ठीक। अच्छा अब देखो फिर यहाँ से थर्ड का मतलब इन समूह के तत्वों के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें संयोजकता 3 होगी। तो इस हिसाब से मेरे पास जो बोरोन फैमिली है इसे बोलते हैं हम बोरोन परिवार, है ना। या फिर जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 हम इसे बोलते हैं ग्रुप नंबर 13, समूह 13, या फिर समूह थर्ड ए, है ना। यानी कि सर यहाँ पर इस समूह के तत्वों की संयोजकता 3 होगी सर, यहाँ पे 3, ठीक। फिर आगे फोर्थ है का मतलब सर 4, यानी कि यहाँ पर बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसीलिए सर कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना। तो इस कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस 4 का हम लोग यूज़ करेंगे जो अपने पास 10th में जो चैप्टर है ना कार्बन और उसके यौगिक, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, है ना। ऐसे इसका मतलब कैसा मुझे समझ में आता है कि 4 संयोजकता वाला तत्व ये है ना। और नाइट्रोजन यानी कि सर यहाँ पर 5 संयोजकता है, ऐसे यहाँ पर सर 6 संयोजकता है क्योंकि ये 6 है। फिर आगे सर यहाँ पर 7th है का मतलब इसकी संयोजकता 7 होगी, हाँ बिल्कुल। आगे सर 8th है, इसका मतलब सर इसकी संयोजकता 8 होगी, है ना। तो हमें S और P ब्लॉक पे इतना ध्यान देना है। अब D ब्लॉक में जो तत्व होते हैं वो बेसिकली, है ना, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि इनकी संयोजकता 1 से ज़्यादा होती है। कभी आपने देखा होता है Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है ना। ऐसे Cu2+ भी होता है ना, Cup+ भी होता है, ठीक। तो फिलहाल हमें D ब्लॉक और F ब्लॉक से मतलब नहीं है 10th क्लास में हमें S और P ब्लॉक से मतलब है, ठीक। तो मैंने आपको पहली प्रवृत्ति समझाई संयोजकता का क्या चक्कर है। तो बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है संयोजकता, और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये बताता है फर्स्ट डे सेकेंड डे वाला नाम।
फर्स्ट ए का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ए का मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ए का मतलब 3, फोर्थ ए का मतलब है ना 4 इलेक्ट्रॉन। सर ये 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको संयोजकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सर परमाणु आकार को लेके, है ना, परमाणु आकार। ठीक है, अब देखिए परमाणु आकार क्या होता है। हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि मेरे पास एक परमाणु होता है, तो परमाणु का केंद्रक होता है। ठीक है, और उस परमाणु के केंद्रक के चारों ओर कोष होते हैं। ठीक है, कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कोष सर क्या होते हैं, KLMN, इन्हें हम कोष बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक परमाणु था, इसका केंद्रक है, तो परमाणु के केंद्रक से सबसे बाह्यतम कोष तक की जो दूरी है, इसे बोलते हैं हम सर परमाणु त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम सर, परमाणु त्रिज्या। तो बेसिकली परमाणु का आकार है ना, एटम का शेप, परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या को बताता है ना। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या को बताता है। ठीक, तो जब भी हम परमाणु के आकार की बात करेंगे, इसका मतलब कि सर हम परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। और परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, किसी परमाणु के केंद्रक से, है ना, सबसे बाह्यतम कोष तक की जो दूरी है, इसे बोलते हैं हम सर परमाणु त्रिज्या। ठीक है, यानी कि सर अब आप बताओ परमाणु आकार बढ़ता है कि घटता है, इस बात पे चर्चा की जाती है ना, बढ़ता है कि घटता है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर हमें बताना है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी लिखवाऊंगा तब। फिर आगे आता है धात्विक प्रकृति और अधात्विक प्रकृति। ठीक है, धातु क्या होते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर धातु, है ना। तो ऐसे तत्व जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम बोलते हैं धातु। और ये विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं। सर कैसे, विद्युत धनात्मक प्रकृति। अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अधातु, और ये विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक धातु होगा, एक अधातु होगा। इसका मतलब सर जो मेरे पास ये धातु है ना, ये धातु, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तभी देखिए सर जो मेरे पास है ना विद्युत संयोजक बंद होता है, वहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जो हम 9th क्लास में पढ़े थे, है ना, ये चीज़। अच्छा, तो ये सब तत्व है, ये सब क्या है, मेटल है, यानी कि धातु है ना। अधातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। अच्छा, इन्हें हम बोलते हैं विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ठीक है, अब अधातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। सर क्या, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक, तो अब याद करो जब 9th क्लास में हम लोग NaCl के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देखते थे, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बंध देखते थे, है ना, तो वहाँ क्या होता था, हम बोलते थे कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो आप देखो क्लोरीन यहाँ पे है ना, क्लोरीन, यानी कि सर क्लोरीन हमारे पास एक अधातु है ना। इसका मतलब कि सर S ब्लॉक में धातु होता है और P ब्लॉक में अधातु होता है। ठीक, अब ऐसे कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कि धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनके अंदर त्यागने की प्रवृत्ति भी है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी है। उन्हें बोलते हैं हम उपधातु, उन्हें हम सर क्या बोलते हैं, उपधातु, है ना। अब वही उपधातु ये लिखा है, बोरोन, सिलिकॉन, है ना, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन धातु और अधातु को अलग की है, और इस लाइन के ऊपर जो तत्व हैं, इस लाइन के ऊपर जो तत्व है वो क्या है सर, उपधातु है। यानी कि सर बोरोन एक उपधातु है, बोरोन है ना इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है ना। ऐसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, है ना, टेलुरियम, पोलोनियम, जर्मेनियम भी एक है ना। तो इस तरीके से ये लाइन का मतलब ये है, जिगजैग जो लाइन है, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, उसका मतलब ये है। ठीक, तो फिलहाल हमें यहाँ तक सर समझ में आया कि आपने धातु समझाया, है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखने वाले तत्व, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व। ठीक है, और एक उपधातु जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं उपधातु। तो हो सकता है कि 10th क्लास में बोले इनमें से कौन उपधातु है, तो हम बोलेंगे सर बोरोन है, सिलिकॉन। अब उपधातु कहाँ आएंगे, P ब्लॉक में ही आएगा, तो यही से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम भी है, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ऐसे इतना बोलेंगे हम। ठीक है, अपने 10th के लेवल के हिसाब से इतना। ठीक, तो ये हो गया उपधातु, है ना। तो सर आपने एटॉमिक साइज, है ना, परमाणु के साइज पे, है ना, उस पर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद एक आता है वर्ड जिसे हम बोलते हैं, है ना, विद्युत। अच्छा, अब देखिए धात्विक प्रकृति की बात अभी हम लोग करेंगे। हम एक वर्ड आता है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। तो इसका मतलब क्या अभी हम समझते हैं। ठीक, फिलहाल अब मिलते हैं इसको हम लोग रफ करने के बाद, और आधुनिक आवर्त सारणी के क्या क्या, है ना, प्रवृत्ति होती है उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हो सकता है कि ये वीडियो आप 2nd लेक्चर में देख रहे हो, इसी के 2nd पार्ट में। हाँ जी, चलिए
ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए जितना भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, यहाँ से हमने अपन लोग को है ना, यानी कि 10th के लेवल पे कितना ध्यान रखना है। तो वही बात है सर, एस ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बातें है ना, कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व है ना, एस ब्लॉक पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद पी ब्लॉक पे ध्यान देना है। डी और एफ ब्लॉक का भी 10th के लेवल पर इतना ज़्यादा नहीं है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा था ना। डी ब्लॉक में कौन रहेगा आयरलैंड, तो जो रहेगा ना वो RH है, RH है। इससे पहले जो मैंने लिखा था वहाँ पे RN लग रहा था, है ना, तो कौन रहेगा आयरलैंड में, RH होगा वो, ठीक। फिलहाल अभी हमें डी ब्लॉक से इतना मतलब नहीं है ना। चलिए लिखने के लिए मैं लिख दिया था। अब आप देखो, हम लिखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, है ना, उसका नेचर क्या क्या है ना, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सर आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, ठीक है। तो इसमें हिंदी कमजोर है ना, आप जानते हो। प्रवृत्ति पता नहीं सही लिखा है कि नहीं, हाँ सही लिखा है, ठीक है। प्रवृत्ति यानी कि नेचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, नेचर क्या है इसकी। चलिए अब हम बात करते हैं, इससे पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इसमें लिखो, है ना, लिखो आधुनिक आवर्त सारणी में। अब देखिए बार बार हम आधुनिक वर्ड का यूज नहीं करके आवर्त सारणी बोल देंगे, इसका मतलब सर आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर, बाएं से दाएं की ओर चलने पर, है ना, तत्वों के परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम मिलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम मिलता है, बढ़ता हुआ क्रम मिलता है ना। वही बातें मैंने आपको समझाई। किसी भी आवर्त में अगर मैं बाएं से दाएं तरफ जाऊंगा तो वहाँ पर तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है ना, तत्वों के परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम मिलता है ना, ये चीज़। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग। सेकंड पॉइंट, ठीक इसी प्रकार किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, है ना, ठीक इसी प्रकार किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम दिखाई देता है। तत्वों के परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो दो बातें हमें ध्यान हुई कि आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, लेफ्ट से राइट मूव करें तो सर परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक इसी प्रकार, है ना, किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर भी तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता हुआ क्रम ही है ना। इसी ऑर्डर में मेरे पास ये सारणी अरेंज है, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई, 2 पॉइंट, ठीक। और भी जितनी बातें मैंने अभी आपको समझाई वो सब ध्यान में रखना ही है, ठीक है। चलिए कुछ बातें छूट ना जाए, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ। खैर अब देखिए, अब इसमें पहली हेडिंग आप लिखिएगा, इसी के अंदर पहली हेडिंग संयोजकता, ठीक है। संयोजकता क्या चक्कर है इसका, हम समझ लेते थोड़ा सा। मैंने भी समझाया आपको, है ना, समझाया आपको, वही चीज़ मैं बोल के लिखवा रहा हूँ, संयोजकता, ठीक है। इसमें लिखिएगा, है ना, किसी तत्व की संयोजकता, लिखो पहला पॉइंट, किसी तत्व की संयोजकता, है ना, उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है ना, ये चीज़, ठीक। तो मैंने अभी आपको समझाया था, आगे लिख लीजिएगा, है ना। चलो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, हमने भी आपको समझाया ना मैंने कि जो एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट है ना, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, सेकेंड में 2 होगा तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, ठीक है। ऐसे तो बस मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ। तो ये सब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रॉपर्टीज़ में आएगी ना, आधुनिक आवर्त सारणी के जो गुणधर्म होते हैं उसके अंदर आएगा, ठीक। तो तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, जैसे कि सर सोडियम 11 होता है, तो मुझे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा सर, इलेक्ट्रॉनिक
बस एक समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ जी, दरअसल जो अभी आप 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हो ना, वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल हम 11th क्लास में पढ़ते हैं ना। फिलहाल मैं 9th क्लास के हिसाब से बता देता हूँ आपको। तो हम ये पढ़ते हैं ना 2,8,8,1, 8 तो 10 है, क्या पढ़, हाँ ये चीज़ 8 तो 10 11, 8 तो 10 11 है ना, ये चीज़ 2,8,1 ये। तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है। तो देखो यही क्या हो जाएगा सर, इसका वैलेंसी हो जाएगा। वैलेंसी का मतलब सर संयोजकता है ना। और ये उस बात से प्रूव भी हो रहा है कि बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, और ये फर्स्ट समूह का आदमी भी है, फर्स्ट समूह का आदमी है ना, हालिना का बर्फ से फरियाद है ना, फर्स्ट समूह का आदमी भी है। ठीक, तो इस तरीके से समझ में आ गई। तो चलिए एग्जाम्पल एक ये लिख लीजिए आप बस, है ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लिख लो सोडियम वाला चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ और किस तरीके से होगा मैंने आपको बता दिया कि एस ब्लॉक में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ के हिसाब से वैलेंसी होती है। ठीक, इससे ज़्यादा वो बातें नहीं करेगा ना टेंथ के अकॉर्डिंग। सेकंड आप हेडिंग लिखिएगा इसमें, परमाणु आकार, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ठीक है, देखिए हमें चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा समय लिया है, लेकिन समय के साथ हमने समझा भी तो है। परमाणु आकार में आप थोड़ा लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, है ना। किसी तत्व का परमाणु आकार, है ना, किसी तत्व का परमाणु आकार, है ना, उसके परमाणु त्रिज्या को बताती है। किसी तत्व का परमाणु आकार उसके परमाणु त्रिज्या को बताती है। ठीक है, आगे लिखिएगा, है ना। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित केंद्र से, है ना, केंद्र से बाह्यतम कोश, केंद्र से बाह्यतम कोश तक की दूरी को उस परमाणु का परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश तक की दूरी को उस तत्व का परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या, हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या, है ना, 1 पिकोफैरेड है। 1 पिकोफैरेड यानी कि 10⁻⁻12 मीटर है। 1 पिकोफैरेड यानी कि 10⁻⁻12 मीटर है। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, 1 पिकोफैरेड ही होगा ना, क्यों? ये पिकोमीटर होगा ना, पिकोमीटर, मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, 1 पिकोमीटर, मेरा फैरेड है ना, 12th की फिजिक्स में ध्यान चला गया था ना। 1 पिकोमीटर यानी कि सर 10⁻⁻12 मीटर है। ठीक, क्या बोला आपने सर? आपने ये बोला कि हमने पढ़ा है कि 9th क्लास में जो एटम होता है ना, वो इस तरीके का स्फेरिकल शेप का होता है ना, और ये एटम का एक न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। ये केंद्रक है ना, केंद्र से, है ना, यही केंद्रक है, ये सर केंद्रक है अपना, है ना। तो परमाणु के केंद्र से जो बाह्यतम कोश है, ये सर मैं मान लिया कि के ही सेल था, के को सर क्या बोलते हैं? सेल। सेल को हिंदी में सर बोलते हैं कोश। कोश, ये सब आपने 9th क्लास में सुना होगा। दरअसल 9th की केमिस्ट्री ना 11th क्लास से रिलेट करती है ना, के सेल। तो किसी तत्व के परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश तक की जो दूरी है ना, दूरी, ये रेडियस, इसे हम क्या बोल रहे हैं सर? एटॉमिक रेडियस, है ना, परमाणु त्रिज्या। यही सर क्या है? यही मेरे पास है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या का मतलब ही सर क्या है? परमाणु त्रिज्या यानी कि सर मुझे परमाणु त्रिज्या का ज्ञात हो रहा है ना, तो परमाणु त्रिज्या का मतलब सर परमाणु का आकार, क्योंकि जो परमाणु त्रिज्या है वही परमाणु के आकार को, है ना, स्पेसिफाई करेगी। ऐसे समझ गए? ठीक, अब आप देखो, यानी कि चीज़ें क्या है, अगर ये कोश बढ़ता जाए, कि LMNO, अगर कोश बढ़ता जाए तो केंद्रक से बाह्यतम कोश तक की दूरी भी बढ़ जाएगी,
इस प्रकार परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज, यानी कि परमाणु का आकार बढ़ता है ना, ये चीज़। चलिए अब इसके नीचे हम एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लिखिए इसके नीचे, है ना। अब लिखिएगा सारणी में, सारणी का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर, सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर, है ना, परमाणु आकार में कमी होती है, परमाणु आकार में कमी होती है, परमाणु आकार में कमी होती है, क्योंकि कोषों की संख्या नियत रहती है, परमाणु आकार में कमी होती है ना, क्योंकि कोषों की संख्या नियत रहती है ना, कोषों की संख्या नियत रहती है ना, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। ठीक है, समझाता हूँ आपको। मैंने ये बोला ना कि सर जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं ना, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं, तो परमाणु का आकार छोटा होता है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है ना। मतलब पहले बड़ा होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाते समय कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है। के कोष है तो के कोष ही रहेगा, क्योंकि अगर के से एल कोष हो गया तब ना रेडियस बढ़ जाएगी, है ना। कोषों की संख्या नियत रहती है ना, यानी कि के कोष ही है। अब जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ेंगे, के कोष में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि के कोष में और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर हम आवर्त में और आगे बढ़े तो कोष वही है, उसमें और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, है ना। यानी कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो आप देखो ये है सर पॉजिटिवली चार्ज, है ना, इस पर सर धनात्मक आवेश है, और इलेक्ट्रॉनों पे तो सर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे तो सर ऋणात्मक आवेश है। और हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाता है, और इस बल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना चाहता है, अपनी तरफ खींचना चाहता है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, यानी कि है ना केंद्रक का प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। मैंने क्या बोला सर, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक, तो वही सेल है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ने से ये न्यूक्लियस का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, है ना। ये बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो देखो आप, रेडियस कम हो गई, परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी, तो परमाणु का आकार भी कम हो जाएगा, है ना। इसलिए तो ये रीज़न है। ठीक, तो हम आज से याद रखेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है, या फिर परमाणु का आकार कम होता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ी रहती है, कोषों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे ही वैसे नाभिक का है ना प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर, है ना। बढ़ने की वजह से साइज छोटा हो गया, है ना, खींच लिया तो साइज छोटा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, है ना। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, है ना, परमाणु का आकार बढ़ता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, है ना, परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है ना। क्योंकि परमाणु में कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि परमाणु में कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, समझे। इसका मतलब सर किसी समूह में, अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आए, ऊपर से नीचे की ओर आए, तो एटम का साइज बढ़ जाएगा, परमाणु का साइज बढ़ जाएगा। साइज क्यों बढ़ा? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ गई। सर कोष क्या थे? वही 9th क्लास में जो पढ़ा, के कोष, एल कोष, एम कोष, है ना। तो जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये कोषों की संख्या बढ़ जाती है, वो के से एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो जब कोषों की संख्या बढ़ी तो नाभिक के केंद्रक से ना, परमाणु के केंद्रक से कोषों तक की जो दूरी थी वो बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, परमाणु त्रिज्या बढ़ गया तो सर परमाणु का आकार बढ़ गया। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे सर, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है ना। सही है, चलिए। अच्छा, ठीक, ये समझ में आ गया एटॉमिक साइज का क्या मतलब है। ठीक, तो इतनी ही बात हम लोग को रखनी है एटॉमिक साइज को लेकर। ठीक, चलिए अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अब आप उस आधुनिक आवर्त सारणी से अब रिलेट कर पा रहे हो, है ना। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे आने पर इसका मतलब सर आयोडीन का परमाणु आकार बड़ा होगा फ्लोरीन से, यानी कि जो सबसे ऊपर है
समूह में जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, तत्व है, उनका आकार छोटा है, उनका आकार छोटा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। ठीक, चलो एक ऑब्जर्वेशन था ये। तीसरा हम पढ़ेंगे धात्विक तथा अधात्विक प्रकृति, है ना। तो धात्विक तथा अधात्विक तो आप हिंदी थोड़ा संभाल लेना। धात्विक तथा, चलिए क्या, धात्विक तथा अधात्विक प्रकृति लिखिएगा, है ना। इसमें अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट है ना, लिखिएगा। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को, है ना, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को, जो मैंने अभी पढ़ाया था इससे पहले, है ना, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को, है ना, उस तत्व का, या फिर ऐसे लिखो, हाँ, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को, है ना, उस तत्व का धात्विक प्रवृत्ति कहते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को उस तत्व का धात्विक प्रकृति कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधात्विक प्रवृत्ति कहलाती है, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधात्विक प्रकृति कहलाती है, अधात्विक प्रकृति कहलाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, है ना। यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की दोनों प्रवृत्तियां हैं, तब उस तत्व को उपधातु कहा जाता है, तब उस तत्व को उपधातु कहा जाता है, जो मैंने आपको समझाया था अभी, उपधातु, समझे। यानी कि सर मेरे अपने 10th के, है ना, सिलेबस में धातु अधातु नाम का एक चैप्टर भी है, तो हम पढ़ेंगे। लेकिन धातुओं के लिए एक कॉमन सी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धातु होगा, और कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो अधातु होगा। किसी तत्व में दोनों गुण हैं, दोनों प्रवृत्ति है, तो वो उपधातु होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है नहीं, जितने भी एस ब्लॉक वाले थे सब धातु थे। पी में धातु अधातु, है ना, धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है ना, मेटलॉइड्स बोलते हैं हमें, उपधातु भी है। डी ब्लॉक में सारे धातु हैं, एफ में सारे धातु ही हैं। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल में केवल उपधातु याद कर लेना, क्योंकि उपधातु आपको याद रखना थोड़ा सा, है ना, टफ पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण के लिए उपधातु जैसे, उदाहरण के लिए उपधातु जैसे। ठीक है। जब मैंने इससे पहले आपको बताया था वो टेबल में, तो आप देखो यहाँ क्या था, बोरोन, है ना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम लिख लो। उदाहरण के लिए उपधातु जैसे बोरोन, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, ये चीज़। तो सर पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी, उपधातु भी है। आपने उपधातु बता दिया। धातु कौन से हैं, है ना, जो ऊपर वाले होते हैं ना, लगभग वो सब धातु होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, जो ऊपर वाले हैं वो अधातु है। मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा। ठीक, तो मैंने इतना बता दिया आपको, धातु बता दिया, अधातु बता दिया और उपधातु बता दिया। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, धातु विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं, है ना, धातु विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं, है ना। अब देखिए जो धातु है वो विद्युत धनात्मक प्रकृति के हैं, है ना, धातु विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं, है ना। अतः किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, अतः किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। धात्विक प्रवृत्ति लिख लेना, है ना। सर आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि, है ना, धातु विद्युत धनात्मक, है ना, प्रवृत्ति के होते हैं, अतः किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक प्रवृत्ति, है ना, बढ़ती है। धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है। तो सर जो धातु है ना वो विद्युत धनात्मक है। किसी तत्व से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया तो उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अगर किसी परमाणु का साइज छोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना। यानी कि सर अगर एटम का साइज बढ़ जाएगा, अगर परमाणु का साइज बढ़ जाएगा, तब न्यूक्लियस का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये इलेक्ट्रॉन्स पे कम पड़ता है, कम लगता है। ठीक है। तो एटम के साइज बढ़ने से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, और जब कोई तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा तब वो विद्युत धनात्मक प्रकृति का होगा, है ना, तब वो तत्व विद्युत धनात्मक प्रकृति का होगा।
ठीक, इसका मतलब सर समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है ना। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, तो जब एटम का साइज बढ़ेगा तो साइज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकालना पॉसिबल है ना। इस वजह से जो धात्विक प्रकृति होती है, जो धात्विक प्रवृत्ति होती है, वो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है, मैंने समझा दिया, ठीक है ना। तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर कम होती है ना। आगे लिख लीजिएगा इसी में, तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, है ना, कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु का साइज कम होता है, तो परमाणु का साइज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है। जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है तब वो विद्युत धनात्मक प्रकृति नहीं शो कर पाएगा। तो इस वजह से जो धात्विक गुण होता है समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। यानी कि जो हमने पी ब्लॉक पढ़ा था, अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आए तो जो नीचे वाले हैं उसमें हमें धातुएं मिलेंगी, ऊपर हमें अधातुएं मिलेंगी, ठीक है, ये चीज़ समझे। और अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चले तो धात्विक प्रवृत्ति कम होती है ना, यानी कि इस तरफ, यानी कि तभी देखो आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में जो बाईं की तरफ जो तत्व है ना एस ब्लॉक में, वही सब धातुएं हैं। क्योंकि जब इधर आएंगे तो हम दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं, जब बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणु का साइज कम होता है, जिसकी वजह से धात्विक प्रकृति कम हो जाती है ना, कम हो जाती है, ये चीज़ समझे। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, है ना। अधातु विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। अधातु विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, अतः इनकी प्रकृति अधातु विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, अतः इनकी प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। अतः इनकी प्रवृत्ति, है ना, विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो सर आपने ये बोला कि जो धातु है वो विद्युत धनात्मक प्रकृति का है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। और लेफ्ट में अगर हम पीरियड में आवर्त में बाएं से दाएं जाएं और समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाएं तब क्या होता है आपने बता दिया। फिर आपने बोला कि जो अधातु होता है वो विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है ना। तो इसकी जो प्रकृति है वो विद्युत ऋणात्मकता से हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, हिंदी में बोलते सर विद्युत ऋणात्मकता, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो चलिए आप हेडिंग लिख लीजिए, यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता का होगा वही अधातु का होगा, है ना, ये चीज़। और उपधातु तो सर यही पी ब्लॉक में जो है थोड़े बहुत हैं, जो मैंने आपको लिखवा दिया। अगला देखते हैं हम। तो थोड़ा सा ये ना, थोड़ा सा हिंदी में आपको पता ही, मुझे हिंदी में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन जो पढ़ेंगे ना ये बिल्कुल प्योर है ना, कंटेंट वाइज कोई भी कमी नहीं होगी। चौथा पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। अब देखो विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। अब मेरे ख्याल से आप हिंदी में ज़्यादा निपुण हैं आप, है ना, मैं हिंदी इंग्लिश लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, निगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना 11वीं 12वीं के लिए। फिलहाल अभी आप 10th क्लास में नाम सुन लें तो हमारी ज़िंदगी, है ना, सफल हो जाएगी। विद्युत ऋणात्मकता, तो आपने जैसा कि बोला कि जो अधातु होते हैं ना वो विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं या फिर प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनकी जो प्रकृति होगी, है ना, लेफ्ट टू राइट जाए या फिर अप टू डाउन आए, तो इनकी प्रकृति का क्या होगा वो इस विद्युत ऋणात्मकता से पता चलेगा। तो पहले हम ये पढ़ लें, है ना। चलिए इस पे आते हैं हम लोग। अब आप देखना जरा, तो मैंने बहुत सारी बातें आपको समझा दी है ना। अब इससे खतरनाक लेवल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं, देखते हुए काम चल जाएगा ना। इसमें आप लिखिएगा, क्या लिखोगे, है ना, इसमें लिखिएगा किसी तत्व के परमाणु का, है ना, किसी तत्व के परमाणु का ससंयोजक बंध में, किसी तत्व के परमाणु का ससंयोजक बंध में साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की, साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को, अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कही जाती है। उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कही जाती है, ठीक है। तो हिंदी वाले शब्द जो है ना जुबान में फंसते हैं, ये चीज़। मैंने ये क्या बोला सर, आपने ये बोला ना
कि अब देखिए आप ये बोल रहे हैं कि सहसंयोजक बंध बन रहा है ना, अभी आपने विद्युत संयोजक बंध का भी नाम लिया है ना, तो आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो जो एस ब्लॉक वाले तत्व होते हैं ना, ये सब वैद्युत संयोजक बंध बनाते हैं, और जो पी ब्लॉक वाले तत्व होते हैं वो सब आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे कि आप देखो कार्बन था, मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन है ना, फॉर एग्जाम्पल है ना। कार्बन अभी पढ़ा हमने कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना। फ्लोरीन की है ना, फ्लोरीन की क्या होती है सर, 1 होती है। फ्लोरीन की सर 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। अभी तो सर आपने 1 बोला, वहाँ तो आप बोले थे कि 7 होता है। ठीक है, तो 7 तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन थे ना, 7 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन थे। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, वैलेंसी 1 होती है, वो चीज़ें वैरी करती है। ठीक, क्यों सर, अभी तो आपने बोला कि एस ब्लॉक में जो है ना फर्स्ट डे सेकेंड डे था, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है ना, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ठीक, उसको आप थोड़ा सा अलग रखिएगा, ये अलग है। ठीक, चलो इस पर हम आते हैं, उसकी बात अलग है। तो आप देखो, अब जैसे कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी है, और जैसे फ्लोरीन के है ना, देखिए फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, जो मैंने बताया ना 7th है। अब देखिए फ्लोरीन क्या है, 7th ए समूह का ही तत्व है, 7th ए समूह का तत्व है। 7th ए का मतलब 7 उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, 7 उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब वो कितने के साथ बॉन्ड बनाता है, तो 1 के साथ बॉन्ड बनाता है ना, 1 के साथ, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। ठीक है, ये रखिए। तो जो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, वो उस तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। और कई बार बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है, और कई बार ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता भी 4 है, लेकिन फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी संयोजकता 1 है ना। तो ये टॉपिक अलग होता है, फिर इस पे आते हैं हम लोग। तो आपने सर ये बोला किसी तत्व के है ना सहसंयोजक बंध में उपस्थित। अब देखो ये जो बना है ना, ये एक सहसंयोजक बंध है ना, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में एक सहसंयोजक बंध बना है जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना हुआ है। ठीक, तो क्या होता है कि इस तत्व का जो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति है ना। तो अगर हम कार्बन से फ्लोरीन लगा दें तो बेसिकली फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन इस कार्बन से ना इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो इस CF वाले बंध में यूज़ हुए हैं, जो साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम जानते हैं कि सहसंयोजक बंध कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, तो किसी तत्व का सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, यानी कि फ्लोरीन सबसे तेज़ी से खींचता है किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो बॉन्ड, जो सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स उसको खींचता है। हाँ जी, तो ये तो समझे। तो अब देखो एक नई बात सर क्या है, तो सर ये इस बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, किसी तत्व का सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति है। अपनी ओर कब खींच पाएगा कोई तत्व, किसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर तब खींच पाएगा जब उस तत्व का साइज छोटा हो। अब जैसे देखो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, हम जानते हैं कि ग्रुप में अगर अप टू डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ता है, यानी कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। अगर किसी एटम का, परमाणु का साइज, आकार सबसे छोटा होगा तो उसकी न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे बहुत ही ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का, है ना, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे, है ना, जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि न्यूक्लियस का प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जब ज़्यादा होगा, है ना, तभी ठीक है सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, मैं आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करूँगा। अगर परमाणु का साइज छोटा है तो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, है ना। अगर परमाणु का साइज बड़ा होता जाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा हो गया। तो अब देखो जो नाभिक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है साइज बढ़ने की वजह से घट जाता है, साइज छोटे होने की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, ये चक्कर होता है, समझे। चलिए तो उसके आगे लिख लीजिएगा, है ना, आगे लिख लीजिएगा, है ना, किसी आवर्त में, ठीक है, डेफिनेशन लिख लिया आपने, अब आगे लिखो। किसी आवर्त में, है ना, बाएं से दाएं की ओर चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर, है ना, परमाणु का आकार छोटा होता है, परमाणु का आकार छोटा होता है, अतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, अतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, अतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है।
ठीक है। यानी कि सर अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएं तो परमाणु का साइज छोटा होता है, ये हम जानते हैं। अगर परमाणु का साइज छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें शायद पूछी नहीं जाएगी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है क्या? हाँ होता है भाई ये सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है ना। अतः विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। अतः विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, ठीक है। तो हमसे 10th क्लास में ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। मैंने बताया क्यों, हो सकता है कि क्यों ना पूछा जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमाणु का साइज बढ़ जाता है। परमाणु का आकार बढ़ने की वजह से नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझे। और ये हो गया एटम का साइज, ठीक, ये चीज़। और जो वैलेंसी वाली बात थी वो वेरी करती है ना, उसकी बात हम लोग, वो आपको 11th क्लास में और डिटेल से समझ में आएगा ना वैलेंसी वाली बात। खैर 10th के सिलेबस में ना जो एस ब्लॉक है ना, वहीं से वैलेंसी हम समझे तो आसान है ना। मतलब वहाँ पर चीज़ें आसान है, पी ब्लॉक में थोड़ा सा वेरिएशन आता है ना, डी में और भी आता है, एफ में और भी आता है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ ना, वरना आप कहोगे कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, तो सर आपने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमने पढ़ लिया, ठीक। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिहेवियर है वही अधातु का बिहेवियर होता है, वही अधातु का बिहेवियर होता है, ठीक है। अब इसके नीचे आप लिख लेना, है ना। तो मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म है। कुछ 1-2 पॉइंट है जो कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, है ना, लर्न विथ क्वेश्चन, है ना। चलिए इसके आगे लिख लीजिएगा, जो कि इससे अलग है ना, अलग है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, है ना, नोट करके, है ना, जो है ना आगे लिख लीजिएगा। अधातु विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, नोट में लिखेंगे हम लोग, अधातु विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। इसलिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, है ना, अधातु की प्रवृत्ति बढ़ती है, अधातु की प्रवृत्ति बढ़ती है, तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रवृत्ति कम हो जाती है, तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रवृत्ति कम हो जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। तो ये सेकंड लेक्चर होता है, रिकॉर्डिंग एक ही दिन होती है। तो आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा जोश ज़्यादा होता है। जोश का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ना मोटिवेशन ज़्यादा है ना, थोड़ा सा मेरे चेहरे पर अच्छा ग्लो आ रहा होगा। लेकिन सेकंड लेक्चर में जाते थे ना आदमी थक जाता, तो आप लोग समझ सकते हो कि आदमी थकता है ना। हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं, मशीन तो है नहीं, है ना, थकता है आदमी। तो उस तरीके से तो ये लेक्चर प्रॉपरली पूरा लिंक था इसके पीछे वाले लेक्चर के साथ। तो पहले बाबू आप वो देख लो, फिर ये देखने में आपको समझ में आएगा, ठीक है। सर आपने ये बोला कि, है ना, कि जो विद्युत ऋणात्मकता का होगा वही सर अधातु का होगा, वही अधातु का होगा, है ना। और विद्युत ऋणात्मकता इतना हिंदी का ना जुबान में आता है, तो इससे अच्छा हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको EN बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन जाने पर घटती है क्योंकि परमाणु का साइज बढ़ जाता है, और आवर्त में बाएं से दाएं आने पर बढ़ती है क्योंकि परमाणु का साइज कम हो जाता है ना, एटम का साइज कम हो जाता है, ये चीज़। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा वही अधातु का होगा, यानी कि अधातु ऊपर से नीचे की ओर आने पर कम मिलेंगे, यानी कि उनकी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी अधातु ऊपर से नीचे की ओर आने पर, है ना। और इसी मैनर में अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर आने पर अधातु मिलेंगे, क्योंकि बाएं से दाएं की ओर आने पर एटम का साइज कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की आकर्षण बढ़ जाएगा ना, ग्रहण करना आसान हो जाएगा, है ना। तो और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई तो अधातु बढ़ गया, है ना, क्योंकि अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ठीक है। ये सारी बातें, ठीक है। तो इसी वजह से आपने समझा कि जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी में जो सबसे बाईं तरफ है उधर धातुएं हैं, दाएं की तरफ आने पर मुझे अधातुएं मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक। चलिए तो हमने बहुत ही डिटेल से समझ लिया कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। आधुनिक आवर्त नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई, SPDF ब्लॉक में, है ना, डिवाइड है, ठीक है। S ब्लॉक में कितने समूह, 2, P में 6 समूह, D में 10 समूह, है ना। फिर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सब समझा हमने। D ब्लॉक में सब समझा कितने तत्व है ना। एक फालतू का ब्लॉक भी था F ब्लॉक, है ना, जिसमें लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है। अब बस ध्यान रखना है ना इन्फॉर्मेशन कि F ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, एक तो लेंथेनॉइड सीरीज, दूसरी एक्टिनॉइड सीरीज, जिनमें 14 एलिमेंट होते हैं, पहले में 14, दूसरे में 14, ठीक है। बात समझ में आती है। चलिए और फिर हमने ये समझा कि, है ना, फिर किस तरीके से हम लोग का वैलेंसी का चक्कर होता है ना,
वैलेंसी का चक्कर होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी नॉर्मली वैलेंसी होती है जो कि एस ब्लॉक में प्रॉपर लगती है ना, फर्स्ट है सेकंड है फिर ऐसा ही। तो जो ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ है, ये जो नंबर है ना ये उस तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों को बता रहा है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है ना। फर्स्ट है मतलब बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो जो फर्स्ट है समूह था वहाँ पर उन तत्वों की वैलेंसी भी 1 होती है ना, 1, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वही उसकी वैलेंसी होगी, जैसे कि आपने हाइड्रोजन फैमिली में देखा अलग हो जाता है, ठीक है। ये सारी बातें, ठीक। फिर हमने ये समझा कि आवर्त सारणी की कौन कौन सी प्रवृत्ति होती है, कौन कौन सा नेचर शो होता है। तो हमने देखा परमाणु साइज है ना, परमाणु साइज है ना, हिंदी इंग्लिश है ना। एटम का साइज, एटम का साइज क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, अप टू डाउन में क्या होता है, बढ़ता है घटता है, वो सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। एंड देन हमने मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात की है ना, मेटल्स की बात की, नॉन मेटल मेटलॉइड्स है ना, धातु अधातु और उपधातु। तो ये उपधातु वाले एग्जाम्पल्स हमें ध्यान में रखने हैं। और हमने एक बात की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, विद्युत ऋणात्मकता की, ठीक है। 1-2 पॉइंट और है जो कि हम लोग क्वेश्चंस करते वक्त उसे सीख लेंगे, है ना, ये चीज़, ठीक। तो फिलहाल है ना आधुनिक आवर्त सारणी पे इतनी चर्चा ठीक है अपने 10th क्लास के लिए। इसको प्रॉपर अच्छे से आप लोग देखिए वीडियो कई बार, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और चीज़ें समझ में आएगी, है ना, बहुत ही अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक मैंने रखा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर यहाँ तक ख़त्म, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर ख़त्म, है ना, दुनिया ख़त्म, ठीक है। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर से है ना, अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।